हेलो एवरीवन। आज शीतल सिंह एक नई सोच में आपका स्वागत है। तो आज मैं टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ, मतलब आप लोग के सामने बताने वाली हूँ। जियोग्राफी का चैप्टर है डस्ट पार्टिकल, मतलब कि धूल कण। तो ये भी हमारे वायुमंडल में कितना इंपॉर्टेंट है, तो ये चैप्टर मैं आप लोग को बताने वाली हूँ। तो हमारे वायुमंडल में मतलब कि धूल कण कितना इंपॉर्टेंट है, मतलब उल्का पिंड से क्या निकलता है, कैसे, तो ये सारी बातें आपको मैं बताने वाली हूँ। तो धूल कण, डस्ट पार्टिकल, मरुस्थलीय क्षेत्रों से रेत के उड़ना, ज्वालामुखी के उद्गार तथा उल्कापात से वायुमंडल में धूल कणों की मात्रा उपस्थित है। जैसे कि रेत के क्षेत्र, पाकिस्तान, ये और राजस्थान, बहुत सारी ऐसी जगह जहाँ मरुस्थलीय क्षेत्र है, तो वो सब उड़ते हैं ना, तो ऊपर जाकर एक उल्कापात बनाते हैं वायुमंडल के परतों से दूर दूर तक। तो सूर्य ताप का अवशोषण, अब्जॉर्प्शन, पुरावर्तन, रिफ्लेक्शन तथा प्रकीर्णन को स्कैटरिंग आदि क्रियाओं में धूल कण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। धूल कण आंतरग्राही नाभिक के रूप में विद्यमान रहते हैं, जिनके चारों ओर जलवाष्प कण जमा रहते हैं। धूल कणों की उपस्थिति के कारण ही सूर्योदय, सूर्यास्त, बादल तथा इंद्रधनुष के विभिन्न रंगों का प्रकीर्णन होता है। देखते हैं ना कभी कभी 7 रंग में, तो वो धूल कण का ही एक कारण है। चलिए, धूल कण कितने मतलब कि पार्टिकल्स में वायुमंडल में रेत के कणों का भी महत्वपूर्ण स्थान है। तो ये धूल कण के जलवाष्प के संघनन, कंडेंसेशन में सहायता करते हैं। कंडेंसेशन संघनन के दौरान जल वाष्प इन धूल कणों के चारों ओर बूंदों के रूप में संघनित हो जाती है। वायुमंडल में धूल के कणों का क्या महत्व है, तो ये सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय आकार में लाल तथा नारंगी रंग के छटाओं का निर्माण करती है। एटमॉस्फेयर, ठीक है, एटमॉस्फेयर, वाटर वेपर एंड डस्ट, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट, नेचुरल, प्राकृतिक और नॉन मेड, मानव निर्मित। नेचुरल मतलब कि जो ऊपर से उड़ कर जाते हैं ना, वाष्पीकरण होता है, तो उसके साथ कुछ धूल भी जाते हैं। तो नेचुरल, प्राकृतिक और मेड, बहुत सारी ऐसी फैक्ट्रियाँ खुली हैं जिससे धूल ऊपर उड़ते हैं, तो मानव निर्मित होता है। ओशियन, सागर, समुद्र, लेक, झील, ये सभी से वाष्पीकरण होता है। एवोपोरेशन, सूर्य की किरणों को हीट पड़ेगा तब वह तरल जल का वाष्पीकरण होगा। तो इसके साथ भी कुछ धूल कण जाते हैं। तो धूल कण बहुत प्रकार के होते हैं। गैस धूल, पहाड़ धूल, धुआं धूल, मिट्टी धूल, उल्का पिंड। उल्का पिंड भी एक तरह का पुच्छल तारा है। जैसे देखते हैं उल्का पिंड है और उसके पीछे का जो गिरता है, तो वो जो जा रहा है, तो पुच्छल तारा भी एक धूल ही है, जिसको बोलते हैं पुच्छल तारा या धूल का पिंड। तो देखिए क्या है वायुमंडल में धूल कणों का महत्व। वायुमंडल में वायु की गति के कारण सूक्ष्म धूल के कण उड़ते रहते हैं। ये धूल के कण विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होते हैं। ये धूल कण अलग अलग स्रोतों से प्राप्त होता है। इनमें सूक्ष्म मिट्टी धूल, समुद्र नमक, धुएं की कालिख, राख तथा उल्का पिंड के कण सम्मिलित है। जैसे सपोज दैट आप कोयला देखें, कोयला तो ऊपर में क्या होता है, उल्का पिंड जब गिरता है तो लहकती धधकती आग की तरह होती है, और जो धरती पर आता है तो धूल में मतलब एक मिट्टी में विभाजित हो जाता है। जब गर्म रहती है तो वो देखते हैं कोयला गर्म रहता है तो कितना आग की तरह लहराता हुआ रहता है, तो वो एक धूल ही है। ठीक है गाइस, और आया कहाँ से, ये धरती से ही जाता है वाष्पीकरण के साथ। जैसे मिट्टी रहता है, तो आप देखते हैं घर का पानी जो डायरेक्ट मोटर से आता है, तो कभी छानते हैं उसमें मिट्टी निकलता है, तो वैसे ही वाष्पीकरण होता है, तो मिट्टी के वाष्पीकरण के साथ मिट्टी भी जाती है, तो वही उल्का पिंड में निर्माण होता है। डस्ट पार्टिकल में सूक्ष्म मिट्टी धूल, समुद्री नमक, धुएं की काली खराक तथा उल्का पिंड के कण सम्मिलित होते हैं। गैस धूल पहला हुआ, पहाड़ धूल दूसरा, धुआं धूल, मिट्टी धूल, बहुत तरह का धूल। जैसे पाकिस्तान में भी बहुत मतलब कि पानी की कमी है, पाकिस्तानी एरिया में, वहाँ भी धूल के कण है, तो वो उड़कर जाते हैं ऊपर वाष्पीकरण। ये धूल कण हमारे जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। इस प्रक्रिया से बादल बनते हैं और वर्षा होती है। बादल मतलब बादल बनते हैं और वर्षा भी जब बहुत ज्यादा भर जाता है तो फट जाता है, तो इससे वर्षा होती है। तो ये धूल कण भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए बहुत भारी हो जाता है, कोई चीज फट जाता है, धूल कण भी तो जाकर वहाँ जमा हो रहा है, ऑब्जर्व हो रहा है, तो उसके कारण बारिश होती है और वर्षा होती है। ये धूल कण हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है। बादल बनते हैं और वर्षा होती है, वर्षा करना, बादल बनते हैं, वर्षा होती है। ठीक है, धूल कण सूर्य ताप को रोकने तथा उसे परावर्तित करने का कार्य भी करती है। ठीक है, धूल कण, जैसे कि धूल कण टेम्परेचर को कम करता है और लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है, यह भी काम करता है। धूल कण वायुमंडल में धूल कण ये सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय आकाश में लाल तथा नारंगी रंग की छटाओं का निर्माण करते हैं। लाल लालिमा, मॉर्निंग के टाइम में सूर्य उदय होता है, तब ये भी धूल कण के कारण ही होता है। लाल नारंगी, ये सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय आकाश में लाल तथा नारंगी स्रोतों छटाओं का निर्माण करती है। वायुमंडल में धूल के कणों का क्या महत्वपूर्ण है, तो यही है कि कहे ना आपको कि कोयला गर्म रहता है, कैसा लाल लालिमा दिखाई, तो वैसे ही संतरे के कलर में दिखाई देता है, ये धूल कण के कारण ही। अगर नहीं धूल कण रहता तो इसका टेम्परेचर बहुत हाई होता, तो सूर्योदय पे वायुमंडल में बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती। बारिश भी होता है तो ये धूल कण के कारण, ये साथ में वाटर के साथ वेपर होता है, जब ऊपर जाता है बास में करके, तो इसमें धूल कण भी जाते हैं। तो धूल कण बहुत। और उल्का पिंड क्या है गाइस, उल्का पिंड है कि जैसे पुच्छल तारा एक तरह से छुटा है, जिसको तारा बोलते हैं, बीच मांगते हैं, तो पुच्छल तारा उस समय जब निकलता है तो लाइट उसमें रहता है, जब वो धरती पे गिरता है ना गाइस, वो मिट्टी में बदल जाता है, पत्थर में बदल जाता है, तो वो भी एक मिट्टी ही होता है। वायुमंडल में रेत के कणों का बहुत महत्वपूर्ण है। ये धूल के कण जलवाष्प के संघनन में सहायता करते हैं।
संघनन के दौरान जल वाष्प इन धूल कणों के चारों ओर बूंदों के रूप में संघनित हो जाती है। वायुमंडल धूल के कणों का क्या महत्व है? ये सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय आकार में लाल तथा नारंगी रंग के छटाओं का निर्माण करते हैं। तो देखिए, धूल कण गैस धूल, मतलब गैस के साथ जो चारकोल जलता है तो गैस धूल गैस के फॉर्म में जाता है। तो ये गैस धूल हुआ। पहाड़ धूल, बहुत बहुत बड़े बड़े पहाड़ों पर धूल वाष्पीकरण होकर जाता है। पहाड़ धूल, धुआं धूल, लकड़ी से जो खाना बनता है तो धुआं धूल। मिट्टी धूल, जब बहुत ज्यादा आंधी तूफान आता है तो मिट्टी उड़ता है, वो भी तो वाष्पीकरण होकर ऊपर जाता है, तो मिट्टी धूल हुआ। उल्का पिंड इसी से बनता है। ठीक है गाइस, तो ये धूल कण हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब कि बादल में जाकर ऑब्जर्व नहीं होगा, वो बहुत तरह से भारी, और जब फटेगा नहीं तो बारिश कैसे होगा, मौसम कैसे चेंज होगा। ये टेम्परेचर देखते हैं गर्मी के दिनों में कितना गर्मी है, पसीना आता है, तो टेम्परेचर उष्मा के कारण आता है। जब उसमें उष्मा पड़ती है, एनर्जी पड़ती है, तब गर्मी आता है। मौसम चेंज क्यों होता है? ठंड जो कहते हैं जाड़े का समय, तो उस समय क्या होता है? घनीकरण हो जाता है, मतलब जिससे टेम्परेचर ठंडा हो जाता है। यही सब सारी बातें हैं। और मिट्टी जो ठंडापन देती है, तो ये डस्ट पार्टिकल्स, यही इंपॉर्टेंट वायुमंडल धूल के कणों का महत्वपूर्ण है। तो यही सारी बातें हैं आपको। और ये कैसे फॉर्म में जाती है? ठोस से उष्मा के रूप में ऊर्जा एनर्जी मिलती है, फिर द्रव में जाती है, द्रव में वाष्पीकरण होती है, उष्मा के रूप में ऊर्जा देती है। और ठोस को आप हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो वो द्रव में बदल जाते हैं, हीट के रूप में एनर्जी देती है। तो धूल कण भी हमारे जीवन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है गाइस, धूल कण डस्ट पदार्थ के महीन कणों को कहते हैं। वायुमंडल में धूल मिट्टी, रेत, ज्वालामुखी, विस्फोट, प्रदूषण और उल्काओं जैसे स्रोत से उत्पन्न होती है। ठीक है, घरों में मिलने वाली धूल, इनके अलावा पशुओं व मानवों के बालों और त्वचा के अंशों, फूलों, पराग, वस्त्रों के रंगों से, कण के रेसी और अन्य स्रोतों से उत्पन्न होता है। बहुत तरह से धूल निकलते हैं और वाष्पीकरण में वायुमंडल से जाते हैं। उल्का एवं उल्का, धूमकेतु। उल्का क्या है गाइस? ये भी धूमकेतु कमेंट से पूछल तारे, आकाशीय धूल, बर्फ और हिमानी गैसों के पिंड है जो सूर्य से दूर ठंडे व अंधेरे क्षेत्र में रहते हैं। सूर्य को चारों और ये लंबी किंतु अभिनियमित असंकेंद्रित एसेंट्रिक कक्षा में घूमते हैं। धूमकेतु अपनी कक्षा में घूमते हुए कई वर्षों के पश्चात जब सूर्य के समीप से गुजरते हैं तो गर्म होकर इनसे गैसों की फुहारें निकलती है, जो एक लंबी चमकीली पूंछल के समान प्रतीत होती है। कभी कभी ये पूंछल लाखों किलोमीटर लंबी होती है। ठीक है, धूमकेतु के समान दो पूंछ होती है। पहला धूल कणों से युक्त, दूसरा आयनोनाइज्ड। दोनों की उत्पत्ति कोमा से होती है। विद्युत आवेशित कणों से युक्त आयनोनाइज्ड पूंछ सौर चुंबकीय क्षेत्र से उत्पन्न चुंबकीय बल के विशेष प्रभाव के कारण सूर्य की विपरीत दिशा में होती है, सौर हवाओं के सहारे आगे बढ़ती है। जबकि धूल कणों से युक्त पूंछ सूर्य से उत्पन्न विकिरण दबाव से बढ़ती है। धूमकेतु के शीर्ष को कोमा कहते हैं। शीर्ष का भाग जो होता है ना, जैसे पीछे का कुछ होता है, शीर्ष का भाग उसको कोमा कहते हैं। सूर्य से उत्पन्न विकिरण दबाव में बढ़ती है। धूमकेतु के शीर्ष के कोमा कहते हैं। दीर्घ अवधि के धूमकेतु 70 से 90 वर्षों के अंतराल पर दिखाई पड़ते हैं। जैसे हेली धूमकेतु, हेली कमेंट्स, पृथ्वी से 76 वर्षों के अंतराल पर दिखाई देता है। हेलो बॉप, उछल तारा धूमकेतु कॉमेट्स जो 23 जुलाई 1995 को बृहस्पति की कक्षा के बाहर चमक रहा था। इसकी खोज एलन हेल, न्यू मैक्सिको और थॉमस बॉब एरिजोना ने किया था। दोनों खोजकर्ताओं के नाम अंतिम शब्दों में हेल और बॉब को मिलाकर इस पुछल तारे का नामांकन किया है। पुछल तारा हेली अपेक्षा चमक 1000 गुना अधिक, जबकि दोनों की दुनिया लगभग समान होती। धूमकेतु सुमेकर लेवी 9 कमेंट्स, सुमेकर लेवी 9 की खोज मार्च 1993 में कैलिफोर्निया तथा पॉलीमर वेधशाला के वैज्ञानिक ने किया था। ठीक है, धूमकेतु की पूंछ सूर्य से पूरे दिश में है, तो यह सूर्य द्वारा उत्सर्जित विकिरण धूमकेतु पर भैज दाब डालता है, जिसके उसकी पूंछ सूर्य से दूर शिफ्ट हो जाती है। धूमकेतु कमेंट में सामान्य दो पुच्छल होती है। पहला, धूल कणों से युक्त आयोनोनाइज, दोनों की उत्पत्ति कोमा से होती है। आवेशित कणों से युक्त आयोनोनाइज पूंछ सौरयुक्त चुंबकीय क्षेत्र से उत्पन्न चुंबकीय बल के प्रभाव के कारण सूर्य की विपरीत दिशा में होती है और हवाओं के सहारे आगे बढ़ती है। जबकि धूल कणों से युक्त पूंछ सूर्य से उत्पन्न किरण दबाव से आगे बढ़ती है। जैसे कि सूर्य का टेम्परेचर बढ़ता है ना, तो उसमें से भी कुछ धूल का निकलते जो वाष्पीकरण होकर जाता है, चिपका हुआ है। हेलो बॉब किसका नाम है? पुछल तारा का नाम है। हेलो बॉब, सुमेकर लेवी 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था? तो बृहस्पति से टकराया था। अब आपको बाद में पूरा समझाएंगे। उल्टा मैटर्स, ये ब्रह्मा अंतरिक्ष पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुए द्रव का अंश है। ठीक है, और उसके बाद क्या है? मैटर्स उल्का क्या है? आकाश में प्रकाश की चमकती हुई चमकीली लकीर, ब्राइट स्ट्रिक सदृश होते हैं, जिन्हें टूटने वाला तारा, शूटिंग स्टार और फॉलिंग स्टार भी कहा जाता है। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही घर्षण से ये चमकने लगते हैं और पृथ्वी पर पहुंचने से पूर्व ही सामान्य जलकर राख हो जाते हैं। कहते हैं आपको, जैसे ही गर्म रहता है तो कोयला की तरह धधकता लाल लाइट में रहता है, जब नीचे आकर ठंडा होता है तो ये राख में परिवर्तित हो जाता है। पुछल तारा या धूमकेतु कहलाता है। उल्का पिंड जिसे कहती है वो धूल कण से ही बना रहता है। ठीक है गाइस, अब आपको अक्षांश रेखा पढ़ाएंगे। अक्षांश रेखा क्या है आप अभी समझ गए।